नमस्कार दोस्तों। सी के प्रोग्राम्स बनाना हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे। उसी सीरीज को आज आगे समझते हैं, हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। और एक दो प्रोग्राम हमने पिछली क्लास में समझा था कि कैसे प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, क्या उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रोग्राम का। तो ये बेसिक चीज़ें हमने पिछली क्लास में समझी हुई थी। आज की क्लास में हम लोग और भी डेटा टाइप पे वर्क करना सीखेंगे, यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, और इन दोनों के अलावा हम लोग तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि कैसे यूजर से इनपुट लेना है, कैसे डेटा टाइप यूज करना है। इसके अलावा हम लोग कुछ ऑपरेटर्स को यूज करना सीखेंगे। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। इसमें क्या है, देखिए हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल हर एक प्रोग्राम में हमें यूज करनी है। तो आपको ये चीज़ अभी माइंड में एक बात याद करके रखनी है कि जब भी आप प्रोग्राम को डेवलप करेंगे तो ये दोनों हेडर फाइल आपको हमेशा इंक्लूड करनी है। हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। stdio का मतलब इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जब भी वर्क करेंगे तो उसके लिए ये हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हर एक प्रोग्राम में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देना है या कुछ ना कुछ इनपुट देना है, जरूर यूज करना है। तो इसलिए पहली वाली हेडर फाइल हमेशा यूज करेंगे। और उसके अलावा कंसोल इनपुट आउटपुट conio.h के अंदर हमने पिछली क्लास में समझा था getch फंक्शन है, clr scr फंक्शन है। तो इन सब फंक्शन की फंक्शनलिटी इसके अंदर दी रहती है। तो ये दोनों हेडर फाइल आपको प्रोग्राम डेवलप करने के दौरान आपको याद रखना है कि जब भी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे तो एक आपको अपनी आदत में बना लेना है कि हमेशा इन दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगली लाइन में यहाँ पे क्या यूज करना है, वाइड मेन। तो मेन क्या है, एक फंक्शन है जहां पे प्रोग्राम जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये पिछली क्लास में हमने समझा था। और ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। एक्चुअली फंक्शन का चैप्टर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको और क्लैरिटी होगी कि रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे और डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि प्रोग्राम हम लोग डेवलपमेंट में शुरू के स्टेज में है, तो इसलिए इन चीजों का भी थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट जैसे प्रोग्राम करते हैं तो बुक से भी देखते हैं, तो बुक में कभी कभी वाइड मेन की जगह इंट मेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बुक में, इंट और मेन। तो यहाँ पे वाइड न लिख करके क्या लिखा, इंट लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, मेन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप का रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का। तो अभी हमें कोई वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक में लास्ट में रिटर्न 0 लिखा रहता है। तो आप अगर यहाँ इंट लिखेंगे तो लास्ट में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको, रिटर्न 0। तो वो काम अभी हमने नहीं किया है। हम लोग किससे प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, अभी वाइड मेन से शुरू करिएगा। और अगर इंट मेन कहीं बुक में लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंट मेन भी लिख सकते हैं। इंट मेन लिखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन और आपको लिखना पड़ेगा नीचे सबसे, रिटर्न 0। ठीक, जो भी नंबर कुछ नहीं रिटर्न कर रहे तो 0 रिटर्न कर रहे हैं। तो और वाइड का मतलब खाली, कुछ भी रिटर्न करना ही नहीं हमें। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने इंटीजर वैल्यू पे काम करना सीखा था कि इंटीजर वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए एक प्रोग्राम हमने डेवलप करके देखा था। तो इंटीजर के लिए हमने डेटा टाइप क्या लिया था, इंट। हमने क्या समझा था कि जब भी हमें इंटीजर डेटा टाइप पे काम करना है तो हमें क्या लिखना, क्या है, इंट लिखना है। आज हम लोग 2 फ्लोट टाइप के नंबर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोट टाइप के नंबर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोट। और नंबर वेरिएबल्स हमने क्या लिखा, ए, बी और रिजल्ट। 3 वेरिएबल हमने लिया। 2 नंबर को ऐड करना है तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल। ये चीज हमने पिछली क्लास में समझा था कि जब भी 2 नंबर्स को ऐड करना है तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, 3 नंबर को ऐड करना है तो 4 वेरिएबल, 5 नंबर को ऐड करना है तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, जिसमें टोटल करके या सम करके हम रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने ए, बी और रिजल्ट 3 वेरिएबल लिया। ए की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया 2.3। अब 2.3 पॉइंट वाली वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, इसलिए उसका डेटा टाइप हमने क्या लिखा है, फ्लोट। जब भी आप डेसिमल वैल्यू लिखेंगे तो उसका डेटा टाइप क्या लिखेंगे, फ्लोट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू कैसी लिया है, डेसिमल। 2.3 या 4.6 दोनों वैल्यू कैसी है, डेसिमल वैल्यू। और इनका जो रिजल्ट आएगा तो 2.3 जैसे है 2.3 प्लस 4.6। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 6.9। ये वैल्यू भी कैसी वैल्यू है, ये भी एक डेसिमल वैल्यू है। इसलिए रिजल्ट को भी हमने किस टाइप का लिया है,
डेसिमल टाइप का, मतलब रिजल्ट भी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। ठीक, तो यहाँ पे हमने ए बी ये डिफाइन किया, रिजल्ट इक्वल टू हमने ए प्लस बी लिखा। तो आई थिंक जिन्होंने भी पुरानी क्लास देखी हुई है उनको इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पे बस हमने इंट की जगह फ्लोट कर लिया है और नंबर्स जो हमने लिया है वो इंटीजर की जगह कौन सा नंबर ले लिया है, फ्लोट वाला नंबर ले लिया है। बस इतना ही केवल चेंज हुआ, बाकी जो भी फॉर्मेट स्ट्रक्चर था हमारा वही सेम फॉर्मेट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉलो किया है। तो आई डोंट थिंक किसी को भी कंफ्यूजन होगा। जिन्होंने पिछली क्लास पढ़ी है उनको ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आज डायरेक्टली क्लास देख रहे हैं तो प्रीवियस क्लासेस जरूर देखेंगे। प्रीवियस क्लासेस मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुए, पुराना प्रोग्राम जैसे हम लोग सिंपल प्रोग्राम बनाना कैसे सीखे थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट थे, तो वहां पे आपको सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। तो सारी चीजें बताई गई हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन वीडियो के पहले उन वीडियो को आप एक बार देख के तब इन वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और जिनको पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, केवल रिवीजन करना है, तो वो डायरेक्टली भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सेमेस्टर पढ़े हुए हैं, उनको प्रोग्रामिंग कुछ नॉलेज है। ठीक है, उनको केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। जो रिवीजन कर रहे हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है वो अगर शुरू से नहीं देखेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप ये कोशिश करिएगा शुरू से देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर को ऐड किया और यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट सम इक्वल टू परसेंटाइल डी और रिजल्ट। चूंकि हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में उन दोनों का एडिशन होल्ड किया है तो यहाँ पे हम प्रिंट किसको करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा, हमारा आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 6.9। जो भी आपका आउटपुट आएगा, जो दोनों वैल्यू के एडिशन आ जाएगा, अब ये एडिशन आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी उसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पे दिखाएगा। लास्ट में गेट सी एच यूज करते हैं। तो गेट सी एच हम क्यों यूज करते हैं, आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए। पिछली क्लास में इसके बारे में सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई बात जब हम पहले से वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ये वैल्यू जो यहाँ पे असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएं, यूजर वैल्यू चेंज कर सकता है। यूजर वैल्यू जो भी इनपुट करेगा उन वैल्यूज को हम ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे हम लोग स्कैनएफ। क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ। अब देखिए इसको कैसे फॉर्मेट कैसे है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देख, एक मैसेज हमने यूज कर लिया, प्रिंटफ इंटर टू नंबर। अब यहाँ पे स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं आप लोग। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो जब कर्सर रुकेगा तो नई लाइन में रुकेगा। अगर आप स्लैश एन नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी लाइन में कर्सर रुकेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्कैनएफ कितनी वैल्यू हमें इनपुट करनी है, ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी है। रिजल्ट तो हमें कैलकुलेट करवाना है तो ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी है। तो परसेंटाइल एफ, फिर परसेंटाइल एफ डबल कोट्स एम परसेंट ए और कॉमा एम परसेंट बी। हमने क्या लिखा, परसेंटाइल एफ 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 2 बार हमें इनपुट लेना है। एक बार ए के लिए इनपुट लेना है और एक बार बी के लिए इनपुट लेना है। इस लाइन को थोड़ा सा और हम आपको क्लेरिफाई कर दें, यहाँ पे आप थोड़ा और समझ लीजिए। ये जो स्कैनएफ वाली लाइन है इसको आप 2 में लिखना चाहते हैं तो 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो सिंगल में भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पे सिंगल लाइन में कर दिया। इसी को आप अगर ऐसे भी करेंगे, स्कैनएफ स्कैनएफ परसेंटाइल एफ एम परसेंट ए और फिर से स्कैनएफ परसेंटाइल एफ एम परसेंट। आप चाहे अलग अलग लिख सकते हैं। आप एक बार आप ए के लिए इनपुट लिख लीजिए, एक बार बी के लिए लिख लीजिए। तो अगर आप थोड़ा सा नए हैं, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। आप एम परसेंटाइल एफ लिखा, ए के लिए इनपुट किया, फिर परसेंटाइल एफ लिखा, बी के लिए इनपुट किया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां याद रखना एक चीज, जब हमने प्रिंटेड फंक्शन लिखा था तो एम परसेंट नहीं लिखा था। ये एम परसेंट जो है
ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, M%, क्या बोलते हैं, M%, या इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अभी इसके चक्कर में ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि पॉइंटर्स जब पढ़ेंगे तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में ज्यादा फिर से हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि वो सिंटेक्स अभी याद करना है, ठीक है, कि वो सिंटेक्स अभी याद करना है। बाकी किस वजह से कौन सी चीज यूज हो रही है वो धीरे धीरे जब आप क्लासेस करते जाएंगे आपको सिंपल भी लगने लगेगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ में आने लगेंगी। अभी अगर ज्यादा चीजें बताई जाएंगी आपको, तो चूंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप अभी नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, M% याद रखना है, और जब भी स्कैनफ फंक्शन यूज करना है तो उसके साथ M% यूज करना है, और जब भी printf यूज करना है तो printf के साथ इस M% यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप क्या है, दोनों एक साथ लिख सकते हैं। अगर दोनों एक साथ नहीं लिखना चाहते हैं तो एक बार स्कैनफ परसेंटाइल A के लिए लिख लेंगे, फिर एक बार स्कैनफ परसेंटाइल B के लिए लिख लेंगे, दोनों सही है। तो एक प्रोग्राम हमने ऐसे करके बना दिया, अब एक प्रोग्राम हम अलग अलग भी बना देंगे जिससे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। जब इस प्रोग्राम को आप कंट्रोल F9 कैसे रन करते हैं, पिछली क्लास में हमने समझा था, कंट्रोल के साथ F9 बटन, कंट्रोल F9 करके जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, इंटर 2 नंबर या इंटर एनी 2 नंबर। ये मैसेज आपके ऊपर डिपेंड है, मैसेज में आप क्या लिखना चाहते हो, और मैसेज को डबल कोट्स में लिखना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें आपको याद रखते जाना है। तो इंटर 2 नंबर जब आपको लिखा रहेगा उस पे स्क्रीन पे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या 2 नंबर इनपुट करना है। तो दोनों नंबर इनपुट करने के लिए चूंकि दोनों इंटीजर टाइप के नंबर हैं तो यहाँ पे हमने परसेंटाइल F लिखा, फिर परसेंटाइल F लिखा, बीच में कॉमा नहीं लगाना है। ये सारी चीजें एक छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। शुरू की जो क्लास कर रहे हैं, जो पहले बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, जितनी भी बातें बताई जा रही है वो सारी बातों पे ध्यान देंगे। तो यहाँ परसेंटाइल F लिखना है, फिर से परसेंटाइल F लिखना है, फिर डबल कोट्स में इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं, डबल कोट्स, और डबल कोट्स के बाद आपको कॉमा लगाना है। तो डबल कोट्स हमने लिखा, डबल कोट्स से ये एज ए फॉर्मेट स्ट्रिंग बन गया, और उसके बाद M%A कॉमा M%B, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं आप, ऑप्शनल है, ठीक। तो यहाँ पे A की वैल्यू इनपुट करेंगे, फिर B की वैल्यू इनपुट करेंगे। अब क्या करेगा यूजर, जो भी 2 नंबर देगा इनपुट, अब जैसे यूजर ने 3.4 और 6.8 को ऐड करना चाहा तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा, रिजल्ट आपका इन दोनों का एडिशन आएगा। और फिर से प्रोग्राम आपने रन किया मान लीजिए, और इस बार यूजर ने 2.6 और 3.9 इन दोनों वैल्यू को A और B में दिया तो इन दोनों वैल्यू का रिजल्ट आएगा। इससे आपको एक चीज क्या समझ में आ रहा है, अब ये वैल्यू जो हमने इनपुट किया है यूजर से, जब हमने इनपुट किया है उस केस में हमें फायदा क्या मिल रहा है, जो भी वैल्यू रन टाइम पे यूजर देगा उन वैल्यू का एडिशन करेगा, जबकि पहले हम वैल्यू फिक्स कर दे रहे थे, ठीक। पहले वैल्यू हमने पहले से डिफाइन कर दिया था, अब वैल्यू हमने पहले से डिफाइन नहीं किया है। एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम रनिंग जो भी यूजर इनपुट देगा उन इनपुट्स के हिसाब से आउटपुट हमेशा चेंज होता जाएगा। अब वेरिएबल की वैल्यू वेरी करेगी, जितनी बार भी यूजर इनपुट करेगा उतनी बार नई वैल्यू इनपुट कर सकता है, और रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नया आएगा। यही इसकी प्रोग्रामिंग खासियत है। हमें पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना पड़ा, हमने केवल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा। अब जो 2 नंबर, अगर यूजर 6000 और 6000 को ऐड करना चाहेगा तो उसको भी ऐड कर सकता है, यूजर और छोटी वैल्यू को ऐड करना चाहता है तो उसको भी ऐड कर सकता है। अब ये पूरा यूजर पे डिपेंडेंट है कि यूजर किन नंबर्स को ऐड करना चाहता है। जिन नंबर्स को भी ऐड करना चाहेगा उनको इनपुट करेगा यूजर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम इसको पहले से वैल्यू डिफाइन नहीं किए हैं, इसको हम लोग कंप्यूटर के टर्म में बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, नहीं इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग, और पहले वाला जो केस था उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। तो अर्ली बाइंडिंग क्या होता है, लेट बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है। जब हम पहले से वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, तो पहले से बाउंड हो जाता है। अब जब वैल्यू हमने रन टाइम पे दिया तो वो लेट बाइंडिंग होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में और क्लासेस अभी थोड़ी थोड़ी बीतती जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे तो इन्हीं सब बातों में पूरा एक लेक्चर हम लोग लेंगे, उन्हीं सब बारे में हम लोग सारी चीज़ें को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब आगे और प्रोग्राम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 फ्लोटिंग टाइप के नंबर को लिया, वैसे ही हम अगर इंटीजर नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रोग्राम में देखिए कितना प्रोग्रामिंग करना सिंपल है आपके लिए। यहाँ पे डेटा टाइप हमने क्या दे दिया, हमने डेटा टाइप दे दिया इंटीजर, दिखाई दे रहा होगा ये रेड कलर।
तो हमने डेटा टाइप क्या लिखा, इंटीजर। अब ए बी और रिजल्ट सेम वेरिएबल का नाम रखा, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, चूंकि वैल्यू अब किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटाइल डी और परसेंटाइल डी। ठीक, अब हमें एक फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटाइल डी। या इसको और क्लेरिफाई कर दें, इसको अलग लाइन में बना दे रहे हैं हम। जैसे हमने दो अलग अलग यहाँ पे लिया था, एक ही लाइन में ले लिया था, अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो ये सेम मैसेज है, इस मैसेज में कोई चेंज नहीं करना है हमें। इंटर एनी टू नंबर, या हम और मैसेज में अच्छा लिख सकते हैं इंटर एनी टू इंटीजर नंबर। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, इससे कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ अपनी मर्जी से अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे लिखना चाहते हैं क्या, इंटर एनी टू इंटीजर नंबर, तो आप इंटीजर एनी टू इंटीजर नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्कैनर यूज किया हमने, तो हमने क्या लिखा, स्कैनर। अब देखिए इंटीजर इनपुट करना है ए के लिए, तो ए के लिए परसेंटाइल डी m% ए। ऐसे बी के लिए करना है तो स्कैनर परसेंटाइल डी m% बी। अब यही चीज हमने दोनों एक लाइन में लिखा था पिछली क्लास में। परसेंटाइल डी 2 बार कर देंगे यहाँ, अगर एक ही लाइन में लिखना है, जैसे परसेंटाइल f 2 बार किए थे फ्लोट के लिए, वैसे इंटीजर के लिए क्या लिख देंगे, परसेंटाइल डी, फिर परसेंटाइल डी डबल कोट्स बंद m% ए कॉमा m% बी। और चाहे अलग अलग लाइन में लिखते हैं तो भी सही है, दोनों सही है, दोनों आप सीखे रहिए। ठीक, और फिर हमने मैं क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे क्या है, जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू होल्ड करेंगे। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मान लीजिए यूजर ने दिया है 9 और बी की वैल्यू मान लीजिए यूजर ने दिया है 10। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो 9 और 10 19, रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। लेकिन ये दिखेगी नहीं, दिखेगी कब, जब इसको आउटपुट स्क्रीन पे हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ। अब बताइए रिजल्ट किस टाइप का वैल्यू है, रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटाइल डी। और किसको प्रिंट करेंगे, रिजल्ट को, जेड सीधे। ठीक, अब देख लीजिए प्रोग्राम में अगर किसी को दिक्कत हो। हमने सबसे पहले क्या लिया, ए और बी नाम का 2 वेरिएबल लिया, फिर रिजल्ट एक वेरिएबल लिया, इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट करने के लिए एक मैसेज हमने दिया, तो आउटपुट स्क्रीन पे फ्लैश करेगा मैसेज इंटर 2 नंबर। उसके बाद ए की वैल्यू हमने इनपुट किया, यहाँ m% ए लिखना है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। ठीक, तो m% ए फिर m% बी, और रिजल्ट इक्वल टू हमने क्या लिखा, a प्लस बी, और उसकी वैल्यू ऐड होकर किसके पास पहुंच गई, रिजल्ट के पास, और रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग, जैसे अगर आपको फ्लोट नंबर प्रिंट करना है तो परसेंटाइल f यूज करना है, इंटीजर नंबर जब भी प्रिंट करना है परसेंटाइल d, लॉन्ग वैल्यू प्रिंट करना है LD, अगर आपको डबल वैल्यू प्रिंट करना है LF, अगर कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करना है परसेंटाइल C। तो हमेशा फॉर्मेट स्ट्रिंग आपकी चेंज होती जाएगी। आप ये समझ के चलिए कि सी प्रोग्रामिंग में जितनी रिच लाइब्रेरी है उतना किसी और लैंग्वेज में नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इनमें। और आपको जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना आसान लगेगा इनको यूज करना, कि आप नया नया प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इससे आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी प्रोग्राम बना सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में सर्किल का है, रेक्टेंगल है, कार है, जितने जितने ग्राफिक्स के प्रोग्राम हैं, उन ग्राफिक्स का प्रोग्राम भी सी प्रोग्रामिंग के थ्रू एक सेमेस्टर में, 4th या 3rd सेमेस्टर में सिलेबस में रहता है, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स
उन कंप्यूटर ग्राफिक्स के भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग से आप डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम बनाएंगे, सी प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रोग्राम बनाएंगे। और हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग एक बार आने लगेगी तो आपको सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस भी बहुत ही आसान लगेंगी। और आपको इतनी आसानी से सीखेंगे आप लोग कि आपको समझ में नहीं आएगा कितनी हार्ड लैंग्वेज होती है। कुछ स्टूडेंट को शुरू में दिक्कत होती है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मेट है जिन फॉर्मेट को हम लोग यूज करेंगे, m%a, m%b और a+b। अब याद रखना है, जब भी हम लोग प्रिंटफ यूज करेंगे तो m% यूज नहीं करेंगे और स्कैनफ के साथ m% यूज करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि स्कैनफ कौन सा फंक्शन है, प्रिंटफ कौन सा फंक्शन है। तो एकदम सिंपल सा याद रखने के लिए आपको बता दें, स्कैनर कैसी डिवाइस है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, वैसे ही स्कैनर फंक्शन कैसा फंक्शन है? एक इनपुट फंक्शन है, याद करना है आपको। प्रिंटर कैसी डिवाइस होती है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। जब प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? आउटपुट फंक्शन। तो दोनों को कोरिलेट करके समझना है, कुछ याद बात नहीं करना है, अभी कुछ याद नहीं कराएंगे आपको, ठीक। तो प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है, ये दोनों चीज माइंड में आपको रखना है। अब देखिए कंप्यूटर के में कौन कौन से हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स आप यूज कर चुके हैं, ठीक, लेकिन आज ऑपरेटर्स की ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे। आज ऑपरेटर का जनरल एक ये समझेंगे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, इनके बारे में केवल डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर जैसे अभी हमने कौन कौन से ऑपरेटर यूज किया, हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया और इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया। ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने लिखा x इक्वल टू वाई प्लस जेड, क्या हमने लिखा? एक स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट क्या लिखा हमने? x इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब यहां पे x, y और z ये तीनों क्या है? वेरिएबल्स हैं, या इनको कंप्यूटर के टर्म में हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड। क्या बोलेंगे? ऑपरेंड। ठीक। और इसके अलावा इस पूरे को बोलेंगे हम लोग एक्सप्रेशन, और इनको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर। अब समझ में आया? जो ऑपरेंड है, जिन वेरिएबल्स जो बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेंड। और जो उनके साथ यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल डिवीजन इक्वल टू ये सारी चीजें हैं, डबल इक्वल टू, इनको हम लोग सबको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ठीक। और इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेंड और ऑपरेटर से मिलकर क्या बनता है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन ही हम लोग उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जो स्टेटमेंट लिखते हैं। अब देखिए कौन कौन से ऑपरेटर हैं, मेनली उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या लिखा? ऑपरेटर इन सी। अब इनमें पहला ऑपरेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इसके अलावा बिट वाइज ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर।
अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, बिट वाइज ऑपरेटर हो गया, इसके अलावा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक, तो अभी मेनली इन सब को यूज करेंगे। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है, तो वो सारे पॉइंटर्स में यूज करेंगे। तो अभी मेनली हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल और इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको समझते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर को। कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले समझते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अर्थमेटिक ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान देना है कैसे वर्क करता है। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक का मतलब जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए ऑपरेटर यूज होते हैं उन ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है और रिमाइंडर है। कितने ऑपरेटर प्लस में अर्थमेटिक हैं? 5 ऑपरेटर। ठीक, कौन कौन सा है वो हम आपको लिख दे रहे हैं एक बार, जिससे आपको ध्यान में रहे। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं लिख लीजिए। प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन और रिमाइंडर। ठीक, तो इनटू करने के लिए यहाँ पे ये वाला सिंबल नहीं है कंप्यूटर में। इनटू के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? स्टार। क्या सिंबल यूज करेंगे? एस्टेरिस्क। ठीक है, तो जहां पे भी इनटू मल्टीप्लाई की जरूरत होगी वहां पे हम लोग कौन सिंबल यूज करेंगे? ये वाला सिंबल। ठीक, तो यहां पे हमने क्या लिखा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और रिमाइंडर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं और बुक में पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, यहाँ पे प्रायोरिटी याद रखना है आपको। कैसे ये एक्सप्रेशन में अगर एक ही साथ लगे रहेंगे तो कैसे ये कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पे दो चीज है, एक हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की है? तो मल्टीप्लाई की, डिवाइड की और परसेंटाइल की। ठीक, और नेक्स्ट है आपको लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी किसकी है? प्लस की और माइनस की। प्लस और माइनस लो प्रायोरिटी है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, ये तीनों कैसी प्रायोरिटी के हैं? हाई प्रायोरिटी। ये पहले कैलकुलेट होंगे। जैसे सिंपल याद रखना है आपको, आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, तो उस इक्वेशन में आप जैसे सॉल्व करते, जैसे कोई इक्वेशन है 2 + 5 × 6 ऐसे करके है। ठीक है, ऐसे कोई एक्सप्रेशन है तो कैसे सॉल्व करते हैं? अब यहां पे देखिए आप क्या करते हैं? बॉडमास का रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में? बॉडमास का रूल सारे बच्चों को पता होगा। सब लोग जरूर अगर कभी भी एक्सप्रेशन सॉल्व किए होंगे 7वीं 8वीं क्लास में आप सीख जाते हो। एक रूल होता है बॉडमास। तो बॉडमास में पहले ब्रैकेट को, फिर उसके अंदर की चीजों को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके सॉल्व करना है। यहां पे याद रखना है, कई सारे स्टूडेंट उस रूल को, मैथमेटिकल रूल को यहां पे भी लगाते हैं और आंसर गलत करके चले जाते हैं जल्दीबाजी में। ठीक, तो यहां पे याद रखना है, यहां पे बॉडमास का रूल अप्लाई नहीं होता, यहां पे प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दोनों की सेम प्रायोरिटी है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर तीनों की सेम प्रायोरिटी है। ऐसा यहां पे नहीं है कि डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में। जबकि बॉडमास के रूल में हम क्या करते थे? पहले डिवीजन सॉल्व करते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन। यहां ऐसा नहीं करेंगे, यहां तीनों में से जो भी पहले रहेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहली चीज आपको याद रखनी प्रायोरिटी, और दूसरी चीज यहां पे एक याद रखना है आपको एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी अदर ऑपरेटर की अलग अलग होती है, लेकिन यहां पे जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। क्या याद रखना है? लेफ्ट से राइट जो भी पहले सॉल्व करने के लिए आएगा उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल से याद रखना है। तो यहां पे देखो, अब देखो यहां पे 2 + 5 × 6, तो 2 + 5 × 6 में ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी हाई है प्लस से, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले मल्टीप्लिकेशन को। तो 5 × 6 = 30 + 2, आंसर कितना आ जाएगा? 32। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
अगर आपका ये पहले लगा होता, ये बाद में रहता, तो भी ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते, और ऐसे है तब भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन है इसमें, अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन है 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 प्लस 2, ऐसा एक्सप्रेशन है। अब देखो यहां पे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तीनों एक ही एक्सप्रेशन में लगा हुआ है। तो हम लोग पहले किसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट जो भी पहले आएगा। तो इत्तेफाक से लेफ्ट टू राइट इस बार पहले कौन सा आ गया, डिवीजन। तो अगर बॉडमास के रूल से करेंगे तो भी अब आंसर वही आएगा, ठीक। लेकिन हमें रूल नहीं चेंज करना है, क्योंकि रूल क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत कर देगा अगर आप रूल छोड़ देंगे तो यहां पे देखिए कितनी बार जाएगा, 3 5 जा इंटू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2 दैट इज 32। नीचे आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट इधर कर देते हैं। अगर नीचे न दिख रहा हो तो इधर देख लीजिए आप लोग, यहां पे इसको नोट कर लिए होंगे। तो देखो यहां पे मान लीजिए एक्सप्रेशन में है 15 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 2, ऐसा है एक्सप्रेशन। तो हम लोग पहले किसको सॉल्व करेंगे, या इंटू 2 भी कर लीजिए और प्लस 6 कर लीजिए। तो पहले डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दोनों एक साथ लगा है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, पहली बात आपको ये याद रखना है। लेकिन लेफ्ट से राइट कौन पहले आया उसको सॉल्व कर लेना है। तो लेफ्ट से राइट कौन पहले आया है, डिवीजन, पहले किसको सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन को। तो यहां पे कितना आ जाएगा इन दोनों का आंसर, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, तो 5 2 जा 10 प्लस 6, अब आंसर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। लेकिन अगर यही आपका आंसर आया, क्वेश्चन ऐसे रहे 5 15 इंटू 3 डिवीजन बाई 2 प्लस 6, ऐसा एक्सप्रेशन रहे। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब यहां पे डिवीजन पहले नहीं सॉल्व करना है, अब यहां पे भी किसको सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। जब प्रायोरिटी सेम है तो अगली चीज हमें क्या चेक करनी है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है इस ऑपरेटर की। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, सिंपल सा याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 6, ठीक। अब 45 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिवाइडेड बाई 2 जो भी आएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 मींस 22 पॉइंट कुछ आएगा। तो अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, उसको हटा देगा। तो 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28, ठीक। अब देखिए आंसर अलग आ गया, यहां पे कुछ और आंसर आ रहा है, यहां पे कुछ और आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। भले ही कभी कभी ऐसा हो सकता है इत्तेफाक से कि आंसर सेम आए, बॉडमास के रूल से भी, और जो रूल हमने अभी सी प्रोग्रामिंग के पढ़े हैं वो भी रूल से ऐसा हो सकता है। अगर डिवीजन पहले आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में आ जाएगा, तो वही रूल लगेगा। लेकिन आपको उसको जो भी यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं, उन रूल्स को याद करके रखना है। यहाँ पे डिवीजन और रिमाइंडर दोनों की प्रायोरिटी सेम है, ये चीज याद रखना है, ठीक। अब तीसरा एक और यहाँ पे चीज आपको समझना है थोड़ा सा, यहाँ पे फिर अगली क्लास में हम लोग इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको और दिखाएंगे। क्योंकि आज वाली क्लास में हमने इनपुट लेना सीखा कि इनपुट कैसे दिया जाता है, और इनपुट लेना और ऑपरेटर्स के सारे टाइप हमने समझ लिए। अब सारे टाइप के बाद उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा एक हमने ओवरऑल एक आपकी फ्रेमिंग बता दिया है, ठीक। इन पे प्रोग्राम्स हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, इसमें और कैलकुलेशन करना सीखेंगे, और अपने से भी आप करिएगा, किसी कोई दिक्कत होती है तो पूछ भी लेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक ऑपरेटर यहां पे है, ये वाला, इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर, या इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये काम कैसे करता है थोड़ा सा बस समझिए आप लोग। जैसे हमने लिखा 7 परसेंटाइल 2, तो 7 परसेंटाइल 2 का मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 7, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर वाली वैल्यू है इसको अगर हमें चाहिए, ये वैल्यू पे हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर। इसीलिए इसका नाम क्या है, रिमाइंडर ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर पे काम करता है। तो ये रिमाइंडर जितनी वैल्यू है, जो शेष वैल्यू है, आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हैं, शेष जो वैल्यू बची हुई है, जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू है, रिमाइंडर वैल्यू जो है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ऑपरेटर परसेंटाइल। तो यहाँ पे 7 परसेंटाइल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जबकि अगर हम 7 डिवाइडेड बाई 2 करें, 7 डिवाइडेड बाई 2 करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, कोसेंट। तो अगर हमें कोसेंट वाली वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक चीज याद रखना है सिंपल सा, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए कोसेंट तो हम ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे, डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर पूरा पूरा जितना डिवाइड होता है उसको देता है। और अगर हमें रिमाइंडर वाली वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, परसेंटाइल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है, जो मॉडुलस ऑपरेटर है या जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो केवल इंटीजर डेटा टाइप पे ही काम करता है। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, ये किसी और डेटा टाइप पे काम नहीं करेगा, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू पे काम नहीं करेगा। जबकि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चारों जो अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये हर एक डेटा टाइप पे काम करेंगे, ठीक। लेकिन परसेंटाइल डेटा टाइप आपको यूज करना है तो उसके लिए वैल्यू मस्ट बी इंटीजर टाइप। कैसी वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर टाइप, ठीक। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है तो वो आंसर आपका गलत देने लगेगा, ठीक, उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू पे काम करेगा, बाकी वैल्यू पे काम नहीं करेगा, ठीक। और देखिए एक और चीज आप समझ के, इन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझ के आज वाली क्लास हम लोग खत्म करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि कैसे ये एक्चुअली काम कर रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है उस चीज को थोड़ा सा एक बार समझते हैं हम लोग, और फिर क्लास ज्यादा लंबी ना हो, छोटी छोटी क्लासेस रहे, आपको ज्यादा बर्डन ना हो, उतना क्लास देख के उस दिन का जितना भी वर्क रहे उसको फिनिश कर लीजिए, ठीक। और अगर किसी को दिक्कत है फिर से उसको रिवर्स जाके फिर से देख लेगा इन इंपॉर्टेंट चीज का। और जितनी बातें बोली जा रही है उनको आपको ध्यान समझना है। जैसे हमने लिखा 7 परसेंटाइल 3, ठीक। और यहां पे हमने लिखा a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू हमने लिखा 3। और मान लीजिए हमने यहां पे c इक्वल टू हमने लिखा a परसेंटाइल b। अब c इक्वल टू a परसेंटाइल b का मतलब a और b की वैल्यू आप आपस में परसेंटाइल निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, 7 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, कितना रिमाइंडर बचा 1। तो यहां पे अगर ये परसेंटाइल ऑपरेटर हमने लगाया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक। लेकिन अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये माइनस में होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1। और दूसरी चीज, अगर ये वैल्यू आपकी माइनस में हो गई, सॉरी यहाँ पे की बजाय इस चीज को यहाँ लिख लीजिए, अगर ये वैल्यू माइनस में हो गई और a परसेंटाइल b आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 7 परसेंटाइल -3, इसको कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक। और अगर मान लीजिए दोनों जगह माइनस हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा -7 परसेंटाइल -3, अब आंसर आ जाएगा -1। तो एक चीज याद रखना है। दूसरा, अगर इसी चीज को हम प्लस ऑपरेटर में अप्लाई करें, डिवीजन ऑपरेटर में, तो 7 डिवाइडेड बाई 3 -7 डिवीजन बाई 3, 7 डिवीजन बाई -3, इसका क्या आंसर आएगा, और -7 डिवीजन बाई -3, इसका क्या आंसर आएगा। तो 7 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, इसकी 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू भी -2 और इसकी वैल्यू +2 या 2 केवल। तो एक चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको, इन सब चीजों को एकदम आपको लर्न कर लेना है, इसको माइंड में बैठा लेना है। कई सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं लेकिन उसको बाद में भूल जाता है, वो समझ में नहीं आता उनको। तो एक चीज याद रखना है,
अगर हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपने मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन किया है सेम आंसर आएगा। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। दोनों में से केवल एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक अगर निगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक निगेटिव है तो आउटपुट निगेटिव में आएगा, और दोनों के दोनों निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट, आंसर प्लस में आएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का रूल हो गया, ये सभी को पता है हम लोग को। ठीक, यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो ये रूल है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा परसेंटाइल ऑपरेटर के साथ। परसेंटाइल ऑपरेटर में क्या याद रखना है, जो भी न्यूमरेटर का साइन रहेगा उसी में हमेशा आंसर आएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन प्लस में है तो आंसर प्लस में आया, यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन माइनस में है तो आंसर माइनस में आया, यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन प्लस में है तो आंसर प्लस में आया, और यहाँ माइनस में है तो आंसर माइनस में आया। ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आप लोग को ये कभी ऑपरेटर में दिक्कत ना हो। और आपको बता दें, प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इस ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। आगे आपको देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम में इस मॉडुलस ऑपरेटर या परसेंटाइल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो इन चीजों को इसीलिए आप ध्यान समझिए। अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, और जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो हमसे डायरेक्टली आके पूछ लेंगे। ठीक, इन चीजों को आपको ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ लेना है। 2 ही 3 चीज सीखे, अभी केवल इनपुट लेना सीखे। इनपुट लेते वक्त याद रखना है कि M% सिंबल लगाना है स्कैनएफ फंक्शन के साथ, और प्रिंटएफ फंक्शन के साथ M% नहीं लगाना है। ठीक, क्यों लगाना है, क्या होता है, उसको किसी और क्लास में समझेंगे जिस दिन पॉइंटर समझेंगे। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आज हम केवल समझे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन और रिमाइंडर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिखना है 7/2, हमें ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, 7/2। सिंबल हमारे पास क्या है, ये वाला स्लैश वाला सिंबल डिवीजन के लिए। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए अगर ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, सॉरी अगर नीचे न दिख रहा हो तो ऊपर आपको दिखते रहे। हमें क्या लिखना है, 7/2 को कैसे लिखना है, 7 ऐसे करके। ये जो होगा ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना सही है। ठीक, ऐसे ही अगर 7 मल्टीप्लाई 2 है तो ये वाला सही है, ना कि 7 मल्टीप्लाई 2, ये गलत है। ठीक, इन चीजों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप कीबोर्ड से सिंबल यूज करते हो तो आपके लिए डिवीजन वाला ये वाला सिंबल नहीं है, आप सिंपली कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्लैश सिंबल। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस वाला सिंबल नहीं है, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे वो स्टार वाला यूज करेंगे। ठीक, आज की क्लास हम लोग इतना ही करते हैं। इतनी चीजें आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, अगर किसी को दिक्कत होती है तो पूछ लेगा वो। ठीक है, आप हमने पिछली क्लास में जो भी किया था, अपलोड किया था, जो भी क्लासेस में बताया गया था उसको आपने देखा होगा, ये हम आशा करते हैं। और आगे भी आप वीडियो को देखेंगे और भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे और भी लोग लाभान्वित हों, इससे सबको लाभ मिले, ज़्यादा लोग पढ़ें। ठीक है, तो जो भी देख रहे हैं, जो भी चैनल में भी नए जुड़े हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं उसको आप लाइक करेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अपने दोस्तों से जो इस कोर्स को कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर वो आपके फैमिली मेंबर हैं या आपके फ्रेंड सर्किल में हैं तो उनको भी लाभान्वित करने के लिए उनके साथ भी ये शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस में सी प्रोग्रामिंग चलती है वहाँ के लिए सबके लिए फ़ायदा होता है। और सी प्रोग्रामिंग आपको मोस्टली हर जगह फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वैसे भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वो शुरू में, चूँकि वो क्लास में बोल भी नहीं पाते, क्लास में पूछ भी नहीं पाते, वो नए स्टूडेंट रहते हैं। तो अगर कोई आपका छोटा भाई हो या कोई और फ्रेंड हो जो भी ऐसा कोर्स कर रहा हो तो उसके साथ भी शेयर करेंगे, तो वो भी आपका जो इसको है वीडियो है उससे वो लाभान्वित होगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग अगली क्लास में और भी सारी चीज़ें समझेंगे। जो जो चीज़ें हमारी बची रह गई हैं उनको हम लोग अगली क्लास में कवर करते जाएंगे, और ऐसे ही पूरा सीरीज आपको देंगे। हर एक क्लास को आप
जब जितनी बार भी चाहिए उतनी बार भी देख सकते हैं और आप निश्चित तौर पे इससे लाभान्वित होंगे। और आपको एक दिन ऐसा लगेगा प्रोग्रामिंग में, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। थैंक यू क्लास।